दोस्तों नमस्ते। आज का एक टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है चिंतन। आप रेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई भी साइकोलॉजी संबंधी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी लेवल का, क्योंकि ये हर भर्ती में आता है। मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ याद रखिएगा, ये सभी शिक्षक भर्तियों में आते हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क यही होता है कि इन टॉपिक्स को कोचिंग में लगभग इग्नोर किया जाता है या बहुत अच्छे से नहीं करवाया जाता। तो मेरा उद्देश्य यही कि आपको वो टॉपिक्स जहाँ से स्पेशली रेट का जो है, रेट में ऐसे ही पर्सन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो नॉर्मली आप जिन टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर आरटेट और रीट के पेपर में, सीटेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बड़े आराम से इस टॉपिक को समझिएगा। देखिए, चिंतन का नॉर्मली मतलब क्या लेते हैं अपन। लाइफ में चिंतन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि चिंतन नहीं है लाइफ में तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कोई भी क्रिया कार्य की सफलता के लिए उससे पहले हमें ये सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही दिशा में कर रहा हूँ, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्या वो सही किताब है, जिस पाठ्यक्रम का चुनाव किया है क्या वो सही है, जिस मैंने कैरियर का चुनाव किया है क्या वो मेरी योग्यताओं के अनुसार सही है। तो मतलब किसी भी क्रिया कार्य को करने से पहले एक विचार करना, एक सोच बनाना और सोचने के बाद उस कार्य को अंजाम देना, ये क्या कहलाता है? चिंतन। तो जिंदगी में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? चिंतन है। अब चिंतन के ऊपर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात समझनी है कि चिंतन जरूरी है, हमें पता है, लेकिन एग्जाम में पर्सन कैसे आता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका एक मानसिक विजुअलाइजेशन करें कि मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए। महत्वपूर्ण मैंने बता दिया कि हर एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न आता है और अच्छा लेवल का प्रश्न आता है। तो यहाँ से 2 या 3 बिंदु इसके ऐसे हैं जहाँ से लगातार हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। कौन कौन से? एक तो चिंतन की विशेषताएं, एक चिंतन के प्रकार, और एक अप्लाइड प्रश्न बनता है कि चिंतन का विकास बच्चों में आप कैसे करेंगे। तो ये 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से अभी तक के जो 20 साल के अपन पेपर विश्लेषण करें तो यहाँ से 3 पर्सन निकल के आता है। मैं कंप्लीटली आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। सबसे पहले चीज़ समझनी है चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है। अभी तक जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो लगभग क्या है, मानसिक क्रियाओं के ही ये टॉपिक्स हैं। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है। उससे पहले सबसे पहले मैं 3 डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली परिभाषा है रोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसका डिसीजन किस आधार पे होता है, ठीक है। एक तो अनुभव होता है कि जैसे मुझे लगता है कई बार कि इंपॉर्टेंट है और लगभग ऐसा हो जाता है कि मैं जो बातें बताता हूँ लगभग वो डेफिनेशन आ जाती हैं, उसके अलावा नया बहुत कम आता है। दूसरा, रीट में 1 या 2% डेफिनेशन के आएंगे। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण है या जो एग्जाम में आई हुई हैं, केवल आप उस डेफिनेशन को जरूर पढ़ के जाएं, बाकी को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो जाती हैं, ये याद नहीं रह पाती हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप में विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि सर कितने डेफिनेशन पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आई हुई, कम से कम उनको जरूर पढ़ के जाएं। रोष, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसने कहा कि चिंतन जो होता है वो हमारी मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसका पहलू है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक लाइन की डेफिनेशन और उस लाइन में से 3 प्रश्नों का आना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि कितनी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यहां से पूछा गया कि डेफिनेशन किसने दी है, आपने उत्तर दे दिया कि साहब चिंतन मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक पहलू और रोज की डेफिनेशन है। दूसरी चीज आपसे एग्जाम में ये पूछी गई कि चिंतन कौन सी क्रिया है। तो चिंतन याद रखना मानसिक क्रिया है। चिंतन कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया। ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि चिंतन का संबंध किससे होता है। ये तीनों प्रश्न आपके रीट और सीटेट में पूछे गए हैं। यानी चिंतन का संबंध होता है वो किससे होता है? ज्ञानात्मक। यानी हमारे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। ज्ञानात्मक को आप संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक एक ही बात है। तो ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, मानसिक क्रिया है, और ये परिभाषा किसकी है? रोज की। ये तीनों पर्सन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रोज की। तो ये तो आपको पढ़ के ही जानी है। दूसरी परिभाषा, कोगन व हेमेन। कोगन व हेमेन। अब देखिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा रहा हूं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी डेफिनेशन रोज की जरूर पढ़ के जाना है। इन्होंने एक परिभाषा दी है कि
चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें, चिंतन कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है जिसमें संप्रत्य, प्रतीक, विचार, प्रतिमा का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। क्या होता है? मानसिक जोड़ तोड़। सिंपल सी परिभाषा है, कोगन हेमन ने परिभाषा दी है। वैसे तो कहा गया है कि परिभाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी गई है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया जिसमें संप्रत्य, प्रतीक, विचारों, प्रतिमाओं का एक मानसिक जोड़ तोड़ होता है, यानी आपस में मिलकर एक मानसिक विचार का जो निर्माण करते हैं, उसको इसने क्या कहा है? चिंतन कहा है। किसने? कोगन व हेमन ने। तो ये दूसरी डेफिनेशन थी, देख लीजिएगा, देखो तो छोड़ो तो छोड़ दीजिएगा। तीसरी परिभाषा है ब्रूनो। एनसीईआरटी की यदि अपन बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं जो भी करवा रहा हूँ या जो भी मेरी किताब है अपनी शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें भी मैंने एनसीईआरटी और आरबीएससी बोर्ड की किताबों को कंप्लीटली शामिल किया है। और अभी जो ऑब्जेक्टिव बुक आ रही है उसमें कंप्लीटली एनसीईआरटी, आरबीएससी 20 साल के पेपरों का एक एक चीज़ का विश्लेषण किया गया, याद रखना। तो आपको कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि सर एनसीईआरटी, आरबीएससी अलग से पढ़ेंगे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ मैं साथ में करवाता जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं साइकोलॉजी की, उनमें ये परिभाषा बताई गई है ब्रूनो। तो हमें एनसीईआरटी भी साथ लेके चलनी है। अब ब्रूनो ने क्या कहा है? ब्रूनो कहता है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, ठीक है, कोमा प्रतिमा, कोमा प्रतीक, कोमा संप्रत्य, कोमा विचार का प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, ब्रूनो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ब्रूनो कहता है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्य और विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। और ये जो विचार हैं, ये चारों जो बिंदु इसने बोले हैं, पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्य, विचार, ये हमारे भविष्य और वास्तविकता की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? भविष्य या वास्तविकताओं की ओर संकेत करते हैं। किसने कहा? ब्रूनो ने। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्य, कॉन्सेप्ट, विचार और का प्रतिनिधित्व होता है। और ये प्रतिनिधित्व जो होता है वो हमारे भविष्य और वास्तविकताओं का संकेत करते हैं। ये ब्रूनो ने कहा है। तो ये तीन परिभाषाओं की मैंने चर्चा की है। यद्यपि एक वैलेंटाइन की परिभाषा भी है कि चिंतन एक ऐसी श्रृंखला है विचारों की जो लक्ष्य की ओर अविराम गति से चलती है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। लेकिन इतनी परिभाषा भी, एक छोटे से टॉपिक से 4-4 परिभाषाएं आप पढ़ोगे तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई ज़्यादा निहितार्थ निकलेगा। एक नॉर्मली कई बार बच्चों को होता है कि सर आपने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसलिए मैं चीज़ एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट पढ़ना, आप रोज़ को पढ़ के जाइए। तो वैलेंटाइन ने कहा था कि चिंतन एक विचारों की श्रृंखला है जो लक्ष्य की ओर अविराम गति से चलती है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। तो ये 4 डेफिनेशन मैंने बताई हैं, देख लीजिएगा। नॉर्मल है, लेकिन रोज़ की परिभाषा जो है वो आपको अच्छे से देख के जानी है। बाकी आप देखें या नहीं देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष की बात करेंगे। देखिए, चिंतन के 2 सिद्धांत होते हैं। चिंतन के कितने सिद्धांत होते हैं? 2 सिद्धांत। एक होता है चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, और एक सिद्धांत होता है चिंतन का परिधीय सिद्धांत, ठीक है। इसको आप गति का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चिंतन के कितने सिद्धांत माने गए हैं? चिंतन के 2 सिद्धांत माने गए हैं। कौन सा? केंद्रीय और परिधीय गति सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या और परिधीय सिद्धांत का मतलब क्या? बड़े आराम से समझिएगा। देखिए, केंद्रीय सिद्धांत का मतलब ये है, केंद्रीय सिद्धांत ये कहता है कि चिंतन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का परिणाम है। किसका परिणाम है? मस्तिष्क। यानी आपका जो माइंड है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसकी वजह से हम चिंतन करते हैं। किसकी वजह से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से हमारी चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत एक बात बोलता है कि चिंतन की प्रक्रिया का आधार कौन है? हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क है। तो केंद्रीय सिद्धांत तो कहता है कि चिंतन का आधार कौन हो गया? मस्तिष्क हो गया। ये जो
परिधीय सिद्धांत है ये, स्पेशली किसने नहीं दिया था, ये वाटसन ने दिया था परिधीय सिद्धांत। और वाटसन ये कहता है कि चिंतन जो होता है वो मस्तिष्क की वजह से नहीं होता, चिंतन हमारा मांसपेशियों की जो गामक क्रियाएं हैं, पेशीय क्रियाएं हैं, गति, ठीक है, यानी मांसपेशियों की सहायता से जो हम गामक क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, गामक क्रिया करते हैं या पेशीय क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से हमारा चिंतन शुरू होता है। तो ये ब्रेन को आधार मानता है चिंतन का, और ये किसको आधार मानता है, परिधीय सिद्धांत, गति सिद्धांत, गामक क्रियाओं को, पेशीय क्रियाओं को, हमारी आंखों की गति, हमारी हाथों की गति, हमारी मांसपेशियों की जो गति है वो हमारे चिंतन को डिसाइड करती है। सिद्धांत कौन सा है, परिधीय सिद्धांत। समझ में आ गया। केंद्रीय सिद्धांत ब्रेन को आधार मानता है, परिधीय सिद्धांत हमारी गामक क्रियाओं, मांसपेशियों की गति को, पेशीय क्रियाओं को, आंखों की गति को, हमारे शरीर के अंगों की गति को आधार मानता है। ये दो चिंतन के सिद्धांत माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, देख के जाइएगा, सीटेट में 2 बार आ चुका है प्रश्न। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चिंतन की विशेषताएं, प्रकृति। देखिए हर टॉपिक का ये बिंदु होता है, प्रकृति, ठीक है, नेचर या विशेषताएं आप कह दें, ठीक है, ये हर टॉपिक में आता है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है कि वास्तव में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अभी तक हमारे रीट का पैटर्न रहा है, सीटेट का पैटर्न रहा है, उसमें सबसे अधिक प्रश्न इस बिंदु में से पूछे गए हैं, प्रकृति में से। तो 4 से 5 विशेषताएं हैं, बड़े अच्छे से समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है चिंतन की प्रकृति। देखिए चिंतन पे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि चिंतन कौन सी क्रिया है, तो मैंने आपको बता दिया चिंतन कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है, ठीक है, और इसका संबंध व्यवहार के कौन से पक्ष से हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से हैं। कौन से पक्ष से हैं, संज्ञानात्मक पक्ष से। तो ये 2 विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पहली विशेषता, चिंतन हमारी मानसिक क्रिया है और इसका संबंध किससे होता है, संज्ञानवाद से। अब जिसका संज्ञानवाद से संबंध होता है, क्या उसका भावात्मक से संबंध होगा। प्रश्न पूछ लिया क्या चिंतन का सवेंगों से संबंध होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, नहीं, चिंतन में सवेंगों का कोई स्थान नहीं होता है, चिंतन केवल एक मानसिक क्रिया है। और ये इसका व्यवहार का कौन सा पहलू है, ये संज्ञानात्मक। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है। 2 नंबर पे, चिंतन प्रारंभ कब होता है, तो याद रखना चिंतन प्रारंभ कब होता है, समस्या से। किससे होता है, समस्या से प्रारंभ होता है, और चलता कब तक है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाए। यानी प्रारंभ किससे हुआ, प्रॉब्लम से। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि चिंतन का प्रारंभ समस्या से हुआ और चला कहां तक, समाधान तक चला, ठीक है। तो इसको समस्या समाधान व्यवहार एक व्यक्ति हुए, मनोवैज्ञानिक हुए विटेकर। कौन हुए हैं, विटेकर। विटेकर ने क्या कहा है इसको, चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार। प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया है, चिंतन का प्रारंभ किससे होता है, समस्या से। चलता कब तक है, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाए। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी, चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी बिना लक्ष्य के चिंतन नहीं चलेगा। एक प्रकार से अभिप्रेरित व्यवहार है, याद रखना। ये भी विटेकर ने कहा है। किसने कहा है, विटेकर ने, कि चिंतन में एक लक्ष्य होता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मुझे रीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुझे आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए एक सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में एक विजन है। बिना विजन के कभी भी लक्ष्य नहीं बनेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो लक्ष्य हमेशा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, अभिप्रेरित व्यवहार है। किसने कहा, विटेकर ने। लक्ष्य एक समस्या, आपका चिंतन एक समस्या समाधान व्यवहार है, किसने कहा है, विटेकर ने। दोनों चीजें याद रखना, ये दोनों स्टेटमेंट किसके हैं, विटेकर के हैं। समस्या समाधान व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार विटेकर ने कहा है। और चिंतन कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है। तीनों महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। उसके बाद 4 नंबर पे, चिंतन जो होता है उसको एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना गया है। क्या माना गया है, मध्यस्थ प्रक्रिया, या इसको आप संबंधपरक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मध्यस्थ प्रक्रिया, संबंधपरक प्रक्रिया। मध्यस्थ या संबंधपरक का मतलब क्या है, चिंतन जो होता है वो एस और आर, उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो इसलिए चिंतन को क्या माना गया है, मध्यस्थ प्रक्रिया। समझ में आ गया। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, संबंधपरक प्रक्रिया है। उद्दीपक अनुक्रिया में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है, मुझे लगता भी नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमें समझना है कि मध्यस्थ प्रक्रिया चिंतन को, संबंधपरक प्रक्रिया चिंतन को माना जाता है। 5 नंबर पे, चिंतन एक अव्यक्त प्रक्रिया है। अव्यक्त का मतलब क्या है,
चिंतन व्यक्त नहीं होता, याद रखना। आप चिंतन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं लगेगा कि आप चिंतन कर रहे हैं। आप किसी को देख के अनुमान नहीं लगा सकता कि व्यक्ति चिंतन कर रहा है। तो चिंतन में प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष रूप से चिंतन हमें दिखाई नहीं देता है, ये अव्यक्त प्रक्रिया है। या ऑप्शन में आ जाए क्या चिंतन आंतरिक प्रक्रिया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, चिंतन एक अव्यक्त प्रक्रिया है, चिंतन बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अव्यक्त प्रक्रिया होगी, आंतरिक प्रक्रिया होगी, मध्यस्थ प्रक्रिया होगी, संबंधपरक प्रक्रिया होगी। क्या चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों शामिल होते हैं? याद रखना, चिंतन में विश्लेषण भी शामिल होता है। ठीक है, हम सूचनाओं को, विचारों को तोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही चीजें चिंतन में क्या होती हैं? शामिल होती हैं। चिंतन में विश्लेषण भी शामिल है और चिंतन में संश्लेषण भी शामिल है। तो ये 5वीं, 6ठी, 7वीं विशेषता आपके सामने हो गई। 8वीं विशेषता है चिंतन में क्या पूर्व अनुभव, हमारा पहले के एक्सपीरियंस, गत अनुभूतियां या मेमोरी शामिल होती है। तो 7वीं, 8वीं विशेषता जो भी सीक्वेंस में याद रखना, चिंतन में हमेशा याद रखना पूर्व अनुभव शामिल होता है। पहले मैंने क्या किया है वो चिंतन में जरूर कहीं ना कहीं यूज होगा। और आपकी मेमोरी, तो पूर्व अनुभव व स्मृति का चिंतन में प्रयोग होता है। ये चिंतन की 7वीं, 8वीं विशेषता जो भी सीक्वेंस में चल रही है याद रखना। तो चिंतन में पूर्व अनुभव भी शामिल होता है, यानी पूर्व अनुभव के स्थान पे लैंग्वेज चेंज कर देगा। साइकोलॉजी में भाषा का बड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा आपको ये साइकोलॉजिकली तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। माइंड में जितनी पॉजिटिविटी रखोगे मनोविज्ञान उतना ही ईजी समझ में आएगा। इतना ईजी सब्जेक्ट है ये, इतना सरल सब्जेक्ट है, इसको समझें, ठीक है। इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ईजी होता है, याद रखना। रीड 18 का पेपर भी कोई हार्ड पेपर नहीं था, बहुत फैक्चुअल प्रश्न आए, वो नए प्रश्न आ गए इसलिए हमें लगा कि पता नहीं कैसा पेपर आ गया। बाकी चीज़ें नॉर्मल रूप से समझोगे, बहुत ईजी है चीज़ें, याद रखना। तो डरे नहीं। और अभी तो टाइम है एग्जाम के लिए, तो बड़े आराम से एक चीज़ को पढ़ें। मुझे लगता नहीं कि फिलहाल एग्जाम होने के कोई चांसेज हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आराम से तैयारी करते रहो। टाइम मिलेगा आपको, भरपूर टाइम मिलेगा, कम से कम 4 से 5 महीने आपको अभी मिलेंगे, याद रखना। तो कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन में पूर्व अनुभव शामिल होता है, चिंतन में मेमोरी शामिल होती है, याद रखना। तो ये आपकी 7वीं विशेषता हो गई। उसके बाद अगली 8वीं जो विशेषता बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता बता रहा हूँ। अब तक जो विशेषताएं लिखाई उनमें पहली और ये विशेषता, चिंतन में क्या क्या शामिल होता है, याद रखना। चिंतन की अभिव्यक्ति आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं। तो चिंतन में याद रखना शामिल होता है प्रतिमा, इमेजन, ठीक है। चिंतन में शामिल होता है संकेत, यानी संकेत के माध्यम से चिंतन की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चिंतन में संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, ठीक है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट मतलब किसी देखी गई वस्तु की अनुभूति, किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा एक कॉन्सेप्ट कहलाती है। एक अलग से टॉपिक है कॉन्सेप्ट, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, वहाँ चर्चा कर लूँगा। प्रतिमा, संकेत, संप्रत्यय, ठीक है, चिंतन में शामिल होता है। डायग्राम चिंतन में शामिल होता है, ठीक है। डायग्राम चिंतन में शामिल, प्रतिमा, संकेत, संप्रत्यय, डायग्राम, भाषा, ठीक है। प्रतिज्ञप्ति, प्रीपोजिशन, ठीक है। मतलब चिंतन में किस किस चीज का प्रयोग होता है ये आपके दिमाग में रखना है। तो चिंतन में प्रतिमा शामिल होती है, चिंतन में संकेत शामिल होता है, चिंतन में संप्रत्यय शामिल होते हैं, चिंतन में डायग्राम शामिल होता है, चिंतन में भाषा शामिल होती है, चिंतन में प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति का मतलब होता है एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ देना। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से हम जोड़ते हैं, एक जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको दूसरों को एक दूसरे को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कलर्स को हम जोड़ते हैं, ऐसे ही एक जैसे जानवर दिखते हैं उन जानवरों से हम समानता स्थापित कर देते हैं। ये प्रतिज्ञप्ति है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रतिज्ञप्ति का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, डायग्राम का प्रयोग होता है, संकेत का प्रयोग होता है, संप्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रतिमा का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये चिंतन में यूज किए जाते हैं। ये सीटेट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि चिंतन में किसका प्रयोग नहीं होता। एक याद रखना, प्रयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, प्रयास व त्रुटि का भी चिंतन में प्रयोग होता है। तो ये चिंतन में प्रयुक्त की जाने वाले साधन हैं। इनमें मुख्य जो साधन होते हैं चिंतन के, आपसे प्रश्न ही पूछ ले कि चिंतन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं। तो एक तो भाषा 1 नंबर पे याद रखना, ठीक है। एक संप्रत्यय 2 नंबर पे याद रखना, एक प्रतिज्ञप्ति 3 नंबर पे याद रखना, एक प्रतिमा, ठीक है ना। ये चिंतन के मुख्य साधन होते हैं, याद रखना। क्या होते हैं? चिंतन के मुख्य साधन होते हैं।
कौन कौन से? भाषा, संप्रति, प्रतिगप्ति और प्रतिमा, ये चिंतन के मुख्य साधन माने गए हैं। बाकी इन सभी का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। कई बार एक प्रश्न बड़ा विवादित सा रहता है कि चिंतन के लिए मूल आधारशिला क्या है। तो मूल आधारशिला चिंतन की किसको माना गया है? भाषा को माना गया है। ये चिंतन का बेस है, याद रखना। बिना भाषा के चिंतन नहीं होगा, भाषा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है ना। प्रतिमा का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये किताबें भी मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा सा, तो ये भाषा आप जरूर याद रखिएगा। चिंतन का आधारशिला जो माना जाता है वो किसको माना गया है? भाषा को माना गया है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना, इस चीज को याद रखना। तो ये लिख लिया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चिंतन के साधन, चिंतन की अभिव्यक्ति, चिंतन की प्रकृति कंप्लीटली आप लोगों को मैंने बताई है। समझना सिर्फ इतना सा है, चिंतन एक मानसिक और संज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन का सवेंगों से कोई संबंध नहीं होता है। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है, समाधान तक चलती है। चिंतन एक अभिप्रेरित व्यवहार या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, याद रखना। चिंतन में पूर्व अनुभव और स्मृति का प्रयोग होता है। चिंतन एक अप्रकट प्रक्रिया है, अव्यक्त प्रक्रिया है, याद रखना। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों चिंतन में शामिल होते हैं। चिंतन की अभिव्यक्ति जो हम करते हैं उसमें संप्रति का प्रयोग होता है, प्रतिमा का प्रयोग होता है, प्रतिगप्ति का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, डायग्राम या सूत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा बिंदु और बता रहा हूं मैं, चिंतन के तत्व क्या होते हैं। देखिए, चिंतन के 4 तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं? चिंतन के 4 तत्व। कौन कौन से हैं? नॉर्मली नाम देख के जाना है, ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं इन बिंदुओं पर, क्योंकि छोटा टॉपिक है। एक प्रश्न आएगा तो ज़्यादा टाइम हमें उतना ही देना है जिस टॉपिक की जितनी वैल्यू है, ये आपको तय करना पड़ेगा, याद रखना। सिलेक्शन लेना है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आपको ये नहीं पता है या टीचर आपको नहीं बता पा रहा है तो आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में नहीं, याद रखना, ठीक है ना। आप में से कई बच्चे होते हैं ऐसे टॉपिक में 4 घंटे देते हैं जहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, और ऐसे टॉपिक में जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको आप 10 मिनट में नहीं देते हैं। तो ये आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये आपको पता चलना चाहिए, याद रखना। 4 तत्व होते हैं चिंतन के। कौन कौन सा? पहला, मानसिक प्रतिमा तत्व यदि पूछता है तो आपको याद रखना, चिंतन का पहला तत्व होता है मानसिक प्रतिमा। दूसरा तत्व होता है चिंतन का तर्कना। तीसरा होता है निर्णय, डिसीजन, बहुत सारे विकल्प में से एक का चुनाव कर लेना। और चौथा होता है समस्या समाधान। चिंतन के तत्व होते हैं 4। पहला, मानसिक प्रतिमा, ठीक है, कोई चीज़ की इमेज बनाना। तर्कना, लॉजिक, ये चिंतन का निष्कर्ष रूप होता है, सबसे श्रेष्ठ रूप होता है। जब चिंतन निष्कर्ष में पहुंच जाता है वो लॉजिक बन जाता है। निर्णय का मतलब होता है बहुत सारे विकल्प में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, कि मेरे सामने 5 किताबें हैं, उनमें से एक बेस्ट किताब कौन सी है जिसको पढ़ने के बाद मुझे दूसरी किताब नहीं पढ़नी पड़े। वो निर्णय होगा, डिसीजन हो गया कि मेरे लिए सही क्या है। ऑनलाइन कोर्सेज क्या मेरे लिए सही है? मैं 4 घंटे मोबाइल के ऊपर देखता हूँ, मेरी मेमोरी पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन कितना खराब हो रहा है। जरूरी है कि मेरे को सामग्री मिल रही है वो सही है। ये डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको डिसीजन लेना है। किसी भी डिपेंडेबल मत बनो। बार बार बच्चे पूछते हैं, निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि वर्तमान समय डिजिटल है, तो मैं कुछ समय, मतलब मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे पूरे दिन में मोबाइल देखूं, इससे ज़्यादा नहीं देखूं। मेमोरी का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैंने इसकी चर्चा की है बहुत अच्छे से। इनका बहुत नेगेटिवली प्रभाव भी पड़ रहा है, तो ये आपको सीमित रूप में प्रयोग करना शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ें बहुत अलग हैं, आप लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिसीजन खुद का लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। और समस्या समाधान इसका चौथा तत्व होता है, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक है। तो ये 4 तत्व माने गए हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार। ये चिंतन के 4 तत्व हो गए, ठीक है। चिंतन की प्रकृति हमने पढ़ ली, चिंतन के सिद्धांत हमने पढ़ लिए, चिंतन के तत्व हमने पढ़ लिए, चिंतन के साधन हमने पढ़ लिए, चिंतन की परिभाषाएं हमने पढ़ ली। चिंतन कितने प्रकार का होता है? देखिए, प्रकार की जब भी हम चर्चा करते हैं चिंतन की, तो इसमें भी हर किताब अपनी कहती है। साइकोलॉजी की कोई भी किताब कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। बेहतरी होता है कि अच्छी किताबों का एक संकलन बनाए। मैंने जो किताब लिखी मेरी वाली, उसमें लगभग 25 के आसपास किताबों का एक श्रेष्ठ संकलन करने की कोशिश की, ठीक है। उद्देश्य यही होता है हमारा कि उनमें से बेहतर चीज़ क्या है, क्योंकि हर किताब की अपनी कमी होती है दोस्तों। तो अपनी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्या है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है वो कहती है कि चिंतन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और ये प्रकार किसने बताए हैं? जिम्बार्डो या जिक्वार्डो या रुक ने। जिम्बार्डो और रुक ने 1977 में ये चिंतन के प्रकार बताए इन्होंने। एनसीईआरटी कहती है कि चिंतन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है,
ठीक है, किसने बताए हैं, किसके अकॉर्डिंग है, जिम्बार्डो व रुक के अनुसार। किसके अनुसार, जिम्बार्डो रुक के अनुसार चिंतन दो प्रकार का होता है एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैं दोनों प्रकार की चर्चा करूंगा आपके सामने। पहला चिंतन उन्होंने बताया स्वालेन, ऑटिस्टिक। एक होता है यथार्थवादी, रियलिस्टिक। देखिए ये क्या है, सवलीन चिंतन किसको बोलते हैं, सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इन पे ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करना है। जिसमें कल्पना प्रधान है, ठीक है, जिसमें शौपन है, दीवा सौपन आप ले रहे हैं, डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं, वो कौन सा चिंतन है, सवलीन चिंतन है, ऑटिस्टिक चिंतन है। मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है होगी, मैं टॉप करूँगा, फिर अखबार वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे, मैं बैठे बैठे सोचता रहता हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, ये आपका कौन सा चिंतन है, सवलीन। कल्पना प्रधान, सौपन प्रधान, दिवा सौपन, यानी जिसमें वास्तविकता का कोई मतलब नहीं होता है, केवल हमें इमेजिन करना है और जिसका कोई धरातल नहीं है, हवाई किले बनाने हैं जो थोड़ी देर में ढह जाएंगे, वो कौन सा चिंतन होता है, ऑटिस्टिक सवलीन चिंतन होता है। दूसरा चिंतन होता है यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब क्या है, जिस चिंतन में समस्या का समाधान निहित होता है। ठीक है, मेरे सामने समस्या आई और उसका मैं समाधान सोच रहा हूँ कि अचानक से फैन बंद हो गया, मैं सोच रहा हूँ फैन बंद क्यों हुआ, कारण क्या है इसके, मैं फेल क्यों हुआ, इसके कारण क्या है। मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक से गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी रुकी क्यों, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, तेल खत्म हुआ, क्या हुआ। मैं उस समस्या के कारणों की जानने की कोशिश करूंगा और उसका समाधान करूंगा। ये मेरा चिंतन कौन सा, यथार्थवादी। जिसमें समस्या का समाधान निहित होता है वो यथार्थवादी होता है, और जिसमें सिर्फ कल्पनाएं अपन लेते हैं, इमेजिन हम लोग करते हैं, वो चिंतन कौन सा होता है, सवलीन। अब थोड़ा सा आपको यथार्थवादी को समझना है। ये जो यथार्थवादी चिंतन है, इसके 3 प्रकार हैं। यथार्थवादी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना है। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से। एक होता है अभिसारी चिंतन, अभिसारी। एक होता है अपसारी, जिसको आप सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं, और एक होता है आलोचनात्मक। एक होता है आलोचनात्मक। इन तीनों को समझिएगा, ठीक है ना। अभिसारी, इसको आप निगमन भी कह सकते हैं, अपसारी को आप आगमन भी कह सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, ये आपको समझने हैं। पहला अभिसारी, अपसारी, आलोचना। अभिसारी का मतलब क्या है, अभिसारी चिंतन वो होता है जब हम एक दिशा में सोचते हैं, सिर्फ एक बिंदु पे आपको सोचना है, बाकी आपको सोचना ही नहीं है। अभिसारी चिंतन है, निगमन चिंतन है। मैं आपके सामने कोई भी डाटा दे दूं कि साहब ये डाटा है, इसका निष्कर्ष निकाल दो, ठीक है। मैंने कोई भी आंकड़े दे दी कि साहब ये 5 गुणा 5 हैं, आप बताओ कितने होंगे, ये अभिसारी चिंतन है। मैंने कह दिया कि बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो, और आप बुद्धि लब्धि ज्ञात कर देते हैं, वो कौन सा चिंतन आपका अभिसारी है। मतलब दिए गए तथ्यों के आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं कि मैंने आपके सामने डाटा दिया और उस डाटा के आधार पर आपने कोई समस्या का निष्कर्ष निकाल दिया, समाधान निकाल दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा आपने, जो था आपके सामने आया, आपने केवल उसका डिसीजन दे दिया। कौन चिंतन है, अभिसारी चिंतन है। इसको निगमन चिंतन कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या है, जब मैं आपके सामने कोई डाटा दूं या आपके सामने जो तथ्य हैं उनमें आप अपनी ओर से नए तथ्य जोड़ दो, मतलब अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, आप हर दिशा में सोच रहे हो, उसमें अपनी ओर से नई चीजें शामिल कर रहे हो, अपसारी चिंतन है। मैंने आपके सामने 12 मानसिक आयु बताई, वास्तविक आयु 10 वर्ष बताई। अब आपने अब अभिसारी में तो क्या किया, आपने बुद्धि लब्धि ज्ञात कर दी कि साहब 120 बुद्धि लब्धि है। अपसारी में क्या करोगे, आप ये कह दोगे कि साहब ये बच्चा जो है ये सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि होती है, इसको अपन सुपीरियर बालक अपन कह सकते हैं। उसमें 2-4 नई चीजें जोड़ दी आपने, चिंतन कौन सा हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। जहां अपनी ओर से नए तथ्यों का समावेश होता है वो अपसारी चिंतन है, और जहां दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं वो अभिसारी चिंतन है। समझ में आ गया। इसको निगमन कह सकते हैं, इसको आगमन कह सकते हैं। बेस्ट कौन सा होता है, ये होता है जहां नए तथ्य शामिल होंगे, वो चिंतन कौन सा होगा, अपसारी होगा, सृजनात्मक होगा, आगमन चिंतन होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। तीसरा चिंतन है आलोचनात्मक। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आलोचनात्मक चिंतन। जब कोई चीज के गुण और दोष के आधार पर विवेचना करोगे, किसके आधार पर विवेचना करोगे, गुण और दोष के आधार पर विवेचना करोगे, वो चिंतन कौन सा होगा, आपका आलोचनात्मक चिंतन होगा। समझ में आ गया। गुण और दोष की जहां बात होगी वो चिंतन कौन सा होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, याद रखना। तो चिंतन के मुख्य प्रकार अभिसारी, अपसारी,
आलोचनात्मक। किसके प्रकार हैं? यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। महत्वपूर्ण कौन सा है? अभिसारी, जहां केवल एक दिशा में सोचते हैं। अपसारी यानी आप नए चीजें जोड़ रहे हैं, उसमें नए तथ्य जोड़ रहे हैं, अपनी ओर से कुछ नई चीजें जोड़ रहे हैं, वो चिंतन कौन सा होगा? अपसारी। और आलोचनात्मक चिंतन कौन सा होता है? जहां गुण और दोष के आधार पर आप विवेचना करोगे, वो चिंतन कौन सा हो जाएगा? आलोचनात्मक। तो ये चिंतन के मुख्य प्रकार थे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये चिंतन के प्रकार यहां हो गए। अब हम चर्चा करेंगे चिंतन के सामान्य प्रकार। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, जिक्वार्ड और रूप के अनुसार था। अब सामान्य चिंतन के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, सामान्य प्रकार जो चिंतन के होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमें समझना सब कुछ है। पहला चिंतन होता है मूर्त चिंतन। ठीक है, मूर्त को आप क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चिंतन। कौन चिंतन करते हैं? मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन। ये पहला होता है। दूसरा चिंतन होता है आपका अमूर्त, या आप इसको कॉन्सेप्ट चिंतन भी कह सकते हैं, प्रत्यय चिंतन भी कह सकते हैं। तीसरा चिंतन होता है आपका सृजनात्मक या काल्पनिक चिंतन। ठीक है, इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं, सृजनात्मक भी कहा गया है। और चौथा होता है तार्किक चिंतन। कौन चिंतन होता है? तार्किक चिंतन। इसको थोड़ा समझना है आपको, बहुत नॉर्मल से प्रकार हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। क्या माने गए हैं चिंतन के सामान्य प्रकार? मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन। मेरे सामने जो चीज है उसके आधार पे मैं सोच रहा हूं, ये मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन है। छोटा बच्चा जो होता है वो केवल मूर्त चिंतन कर सकता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग होता है स्पेशली। ठीक है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन मूर्त चिंतन में क्या होगा? जैसे मैंने हाथी को देखा, और हाथी को देखने के बाद जैसे मैंने हाथी को देखा और जैसे मैंने गणेश जी को देखा, तो हाथी और गणेश जी में मुझे समानता स्थापित हो रही है, क्योंकि वह चिंतन मूर्त है, मेरे सामने वस्तु है। आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को देखकर सोच रहे हैं कि धीर सर कैसे हैं, धीर सर कैसा पढ़ाते हैं। मैं आपके सामने हूं और मुझे देख के आप उन्हें कोई ना कोई इमेजिन बना रहे हो आप, तो ये मूर्त चिंतन है। ठीक है, अमूर्त चिंतन क्या है? जो चीज मेरे सामने नहीं है। ठीक है, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, कई बार होता है अपन बहुत सारे संकेतों को देखकर और उस वस्तु के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। लाल रंग का आपने क्रॉस देखा, लाल रंग के क्रॉस में आपको क्या दिखाई देता है? प्लस का निशान है, लाल रंग का है। लेकिन इसमें आपको अचानक से हॉस्पिटल दिखाई देने लग जाएगा, जबकि हॉस्पिटल इसमें थोड़ी दिख रहा है। लेकिन इस संकेत का संबंध आपने किससे जोड़ दिया? हॉस्पिटल से जोड़ दिया। ये कौन चिंतन हो गया? अमूर्त चिंतन हो गया। जो बड़े बच्चे हैं उनमें ये चिंतन स्पेशली पाया जाता है। किशोर अवस्था में चिंतन पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये किशोर अवस्था में। ये कहां पाया जाता है? बाल्य अवस्था में मूर्त चिंतन। सजीव चिंतन कहां पाया जाता है? 4 से 7 वर्ष में। सजीव चिंतन 4 से 7 वर्ष में, मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन 7 से 11 वर्ष में, अमूर्त चिंतन जो पाया जाता है वो किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो ये थोड़ा लेवल अच्छा होता है कि जो चीज मेरे सामने नहीं है उसके बारे में मैं सोचता हूं। काल्पनिक चिंतन क्या होता है? काल्पनिक चिंतन का मतलब होता है पूर्व अनुभव आधारित भविष्य। किससे संबंध होता है? पूर्व अनुभव आधारित भविष्य। पूर्व अनुभव आधारित भविष्य मतलब समझ में आया आपके? कि मैं ये सोच रहा हूं कि 1 महीने पहले मेरे पापा जयपुर गए थे और जयपुर से मेरे लिए जेम्स वाली बॉल लेके आए। ठीक है, अब उस बच्चे के पापा दोबारा जा रहे हैं 1 महीने बाद, तो बच्चा सोच रहा है इस बार भी मेरे पापा क्या लेके आएंगे? जेम्स वाली बॉल। जरूरी थोड़ी ऐसा होगा, लेकिन बच्चे का पहले का अनुभव ये रहा था, इसलिए बच्चा पूर्व अनुभव के आधार पर सोच रहा है। चिंतन कौन सा होता है? काल्पनिक चिंतन होता है। और ये तार्किक चिंतन सबसे श्रेष्ठ चिंतन होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। क्या कहा है जॉन डीवी ने? से विचारात्मक चिंतन कहा है। किसको? तार्किक चिंतन को। ये सबसे बेस्ट चिंतन होता है, इस चीज को याद रखना। इससे श्रेष्ठ चिंतन कुछ भी नहीं होता। तार्किक चिंतन सबसे श्रेष्ठ प्रकार है, मूर्त चिंतन सबसे निम्न प्रकार है, दूसरा अमूर्त या कॉन्सेप्ट आधारित चिंतन होता है, तीसरा काल्पनिक होता है और चौथा होता है तार्किक। तार्किक जो चिंतन होता है उसमें निष्कर्ष निकलता है, इसलिए तार्किक चिंतन को 4 प्रकार का माना जाता है। आगमन चिंतन, निगमन चिंतन, आलोचनात्मक या सादृश्यवादी चिंतन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। आगमन आप जानते ही हैं। ठीक है, किधर से किधर? उदाहरण से नियम की ओर। निगमन में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। निगमन में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। वो एक अलग टॉपिक भी है, देखेंगे, चर्चा करेंगे उसकी वहाँ पे। तो ये सबसे श्रेष्ठ चिंतन होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। ये चिंतन का सर्व उत्कृष्ट रूप होता है जहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये सामान्य प्रकार हैं चिंतन के, और वो जो मैंने बताए थे वो मुख्य प्रकार हैं चिंतन के। इस चीज को याद आपको रखना है। अब ये टॉपिक स्पेशली यहाँ लगभग अपन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अपन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक अप्लाइड पर्सन यहाँ से बनता है कि जो चिंतन होता है उसको आपको बच्चों में चिंतन का विकास करना है, तो कैसे करोगे? तो ये अप्लाइड पर्सन बनेगा कि चिंतन का विकास मैं बच्चों में कैसे कर सकता हूँ। हर टॉपिक में ऐसा अप्लाइड बिंदु आता है, और आपको इतना पॉजिटिव सोचना है कि इसको रटना नहीं है। साइकोलॉजी में यदि ढंग से समझ लिया आपने, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये ढंग से समझ लिया ना आपने, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टॉपिक आपस
आपस में कोरिलेटेड हैं, कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, आपको ये समझना है कि अप्लाइड बिंदु कहाँ बन सकता है। अब जैसे आपसे प्रश्न आएगा आपके सामने कि आप बतौर प्राथमिक टीचर हैं या बतौर उच्च प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं या आप स्कूल लेक्चरर हैं, तो आप बच्चों में चिंतन का विकास करने के लिए क्या करोगे। तो ये टॉपिक आपस में कोरिलेटेड हैं। क्रिएटिविटी का विकास करने के लिए क्या करोगे, बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करोगे, रुचि का विकास करने के लिए क्या करोगे। आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, सबसे सिंपल सी बात समझिएगा, इनको रटना नहीं है, लिखना कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ के अंतर्गत अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो चिंतन की प्रकृति हम पढ़ चुके हैं, चिंतन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, चिंतन के प्रकार हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। लास्ट के 2 छोटे छोटे बिंदु हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। और इन बिंदुओं में जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये अप्लाइड बिंदु है कि बच्चों में चिंतन का विकास कैसे करें। देखिए साइकोलॉजी में 2 से 3 टॉपिक ऐसे होते हैं, हर टॉपिक में एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें आपको अपनी एक अप्रोच क्रिएट करनी पड़ती है और इनको कहीं भी किसी भी किताब में रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये साइकोलॉजी का सबसे प्लस पॉइंट है। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत आराम से हो जाता है, और यदि आपकी सोच नेगेटिव है तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर गलत होते हैं। बाकी मनोविज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है जो आपको नहीं आ सकता, केवल ये पॉजिटिव अप्लाइड सोच क्रिएट करनी पड़ती है। तो चिंतन का बच्चों में यदि आपको विकास करना है तो वो कैसे करेंगे, समझिएगा इस बात को। मुझे चिंतन का विकास करना है, मुझे सृजनात्मकता का विकास करना है, मुझे बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, मुझे बच्चों को समस्या समाधान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। ये 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जो सब आपस में कोरिलेटेड हैं और साइकोलॉजी को आपस में आपको जोड़ना है दोस्तों। तो बच्चों में चिंतन का विकास कैसे करेंगे, अप्लाइड बिंदु है, कैसे करेंगे हम। फ्रीडम इन्वायरमेंट, स्वतंत्र वातावरण, सबसे पॉजिटिव जो तरीका है वो क्या है कि बच्चों के सामने जितना स्वतंत्र वातावरण रखोगे बच्चों में चिंतन का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो एक अप्लाइड सोच क्रिएट करनी है कि मैं बतौर टीचर बच्चों में चिंतन का विकास करने के लिए क्या करूंगा, स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करूंगा। 2 नंबर पे आत्म अनुशासन, कहीं भी बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है। जितना सेल्फ डिसिप्लिन होगा बच्चे में सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी का चिंतन का विकास उतना अच्छा होगा। 3 नंबर के अंतर्गत बच्चों के सामने समस्याएं प्रस्तुत करना, जितनी प्रॉब्लम्स प्रस्तुत करोगे बच्चों में चिंतन का विकास उतना अच्छा होगा। बच्चों के सामने चुनौतियां देना, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, रिस्पॉन्सिबल कार्य सौंपो जिनसे बच्चे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। जैसे पजल्स गेम्स हैं तो बच्चा सोचेगा, अचानक से समस्याएं रखना, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में चिंतन का विकास करना है। विचारावेश विधि, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे आप, विचारावेश विधि बेस्ट है, जिसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, बौद्धिक आक्रमण बोलते हैं, मस्तिष्क विप्लव बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट विधि है। वादिवाद विधि का प्रयोग करें, ग्रुप डिस्कशन करें, समूह चर्चा करें। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे चिंतन, सृजनात्मकता, इन सब का विकास। सिनेटिक्स विधि का प्रयोग करें, जिज्ञासा को जागृत करें, मतलब पॉजिटिविटी, जिज्ञासा को जागृत करें। भाषा व संपर्क विकास पे बल दें, ये बहुत ज़रूरी है, भाषा और संपर्क विकास याद रखना। तो ये एक पॉजिटिव तरीके हो गए। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करना, आपने बीएड में पढ़ा होगा, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करना। तो सिंपल सी बात है कि मैं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए बच्चों में क्या करूंगा, फ्रीडम इन्वायरमेंट, ये सृजनात्मकता विकास में भी यही होता है, याद रखना। आत्म अनुशासन, आत्म मूल्यांकन की योग्यता विकास, समस्याएं प्रस्तुत करना, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, विचारावेश ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, वादिवाद विधि, समूह चर्चा, जिज्ञासा को जागृत करना, भाषा व संपर्क विकास से बल देना, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करना। ये एक ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बच्चों में चिंतन का विकास, सृजनात्मकता का विकास, इंटरेस्ट का विकास क्रिएट कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु था। अंतिम बिंदु जो बनता है चिंतन के ऊपर, वो बनता है कि चिंतन के सोपान क्या हो सकते हैं। अब ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिस पे प्रश्न अमूमन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको कंप्लीट हमें देखना है तो हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे। तो चिंतन के 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं, चिंतन के 4 सोपान। ये वैसे ह्यूयोज ने बताए थे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। चिंतन के 4 सोपान क्या होते हैं। कोई भी चिंतन है वो हमेशा याद रखना, जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, समस्या से। यानी समस्या का आप आकलन करोगे, आपके सामने समस्या आ गई कि अब मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो रही है, रिट कब होगी पता नहीं है, संभावनाओं का, दिसंबर में भी हो सकती है, सितंबर में भी हो सकती है, 2021 में भी जा सकती है। संभावनाओं का गेम है, याद रखना। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या आ गई, कैसे पढ़ाई करूं, ऑनलाइन करूं कि नहीं करूं, ऑनलाइन से डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो समस्या का आना यानी चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। तो चिंतन के लिए सबसे पहली स्थिति क्या जरूरी है, प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। जैसे ही समस्या आएगी आप उस समस्या के ऊपर तथ्यों का संग्रह करेंगे।
कि ये समस्या मेरे सामने आ गई, अब मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं। तो बहुत सारे विकल्प जो है, ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर सोचना शुरू कर दोगे, डाटाज एकत्रित करोगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे क्या करोगे, समस्या संबंधी तथ्यों का संग्रह करना। 3 नंबर पे क्या करोगे, निष्कर्ष निकालना। क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना। इन तथ्यों के आधार पे आप ये सोचेंगे कि मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि मैं किताबें पढूं, मैं जो कठिन टॉपिक है उनको यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ लूँ, जितने ज़्यादा डिस्कशन करूँ अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूँ, उनके साथ वाद विवाद करूँ, मतलब कोई भी एक डिसीजन ले लिया आपने कि मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा, तो निष्कर्ष निकाला। और चौथा, परीक्षण करना। जो आपने निष्कर्ष निकाला है वो सही है कि गलत है, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। तो आप इसमें जांच करेंगे कि जो मेरा निष्कर्ष था वो सही है या गलत है। यदि गलत है तो मैं दोबारा चिंतन करना शुरू करूंगा, और गलत नहीं है तो वो एक बार की जो प्रक्रिया है, लक्ष्य की मेरी प्राप्ति हो गई। तो समस्या का आकलन, तथ्यों का संग्रह, निष्कर्ष निकालना और परीक्षण करना, ये किसी भी चिंतन के 4 सोपान होते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा टॉपिक था, आराम से समझिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कोशिश किया करें कि ये जो वीडियो हैं इनको अपने दोस्तों के मध्य अधिक से अधिक शेयर किया करो, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, मात्र 5 से 6 महीनों में इतने 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का यही प्यार जारी रहे, अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, ताकि ये ग्रोथ मुझे और मोटिवेट करे। ठीक है, बहुत जल्दी नई वीडियोज़ लगभग लाने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी इस चिंतन टॉपिक संबंधी कोई भी प्रश्न इनके अलावा आज तक नहीं पूछा गया जो मैंने पढ़ाया, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी भी किताब से कुछ भी नहीं पढ़ें, केवल आप जो मैंने बताया है कंप्लीटली इसको कवर कर लें। ये मैक्सिमम था, याद रखना चिंतन। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।